अब आगे है हमारे पास लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस। मोडिग्लियानी एंड ब्रूमबर्ग, ये दो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर ये थ्योरी प्रेजेंट की। अब इन लोगों की कंजम्पशन के बारे में अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों के नज़दीक ये थ्योरी ये बड़ी फेमस है और कहते हैं कि ये थ्योरी ठीक है भाई, ये वैलिड ज्यादा होती है। अब आप लोगों ने फैसला करना है चारों में से कौन सी ज्यादा वैलिड है। इसकी कहानी मैं आपको छोटी सी वो सुना देता हूँ। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस वालों का ये मानना है कि लोग अपनी लाइफ टाइम इनकम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं और उस लाइफ टाइम इनकम को देखते हुए लाइफ टाइम कंजम्पशन करते हैं। एक साल में उन्होंने कितनी कंजम्पशन करनी है ये डिपेंड करता है पूरी जिंदगी में उन्होंने कितना कमाना है। मिसाल के तौर पे एक शख्स जिसकी लाइफ 60 साल है और उसने पूरी जिंदगी में 60 लाख रुपया कमाया, तो उसे ये चाहिए कि हर साल 1 लाख रुपया खर्च करे ताकि एट द एंड ऑफ हिज और हर लाइफ उधर से उसकी स्पेंडिंग खत्म हो, उधर से उसकी इनकम खत्म हो जाए। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। ये मेन थीम है जिसके गिर्द पूरी थ्योरी रोटेट करती है। लाइफ टाइम कंजम्पशन लाइफ टाइम इनकम के इक्वल हो जाती है। जी जी सर। हाँ जी, तो वो साथ साथ रहा करे तो थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्स दें। लाइफ टाइम कंजम्पशन लाइफ टाइम इनकम के इक्वल हो जाती है। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये ध्यान से समझ लें जरा। इन अदर वर्ड्स एन इंडिविजुअल विश टू spread his income in such a way that he could avail an optimum level of consumption over his whole lifetime। एक इंडिविजुअल वो अपनी कंजम्पशन को इस तरीके से करना चाहता है कि उसे ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हासिल हो। ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन का मतलब है उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो और उसकी कंजम्पशन लाइफ टाइम इनकम के बराबर हो जाए। अब the life cycle hypothesis views that at average a person's income is more in middle age compared with his childhood and old age income। मैं ये थ्योरी बाद में पढ़ता हूँ, पहले आपको थोड़ा सा ना वर्क करके बता दूं। हेडिंग दे दें लाइफ लाइफ टाइम इनकम इज ऑप्टिमल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का मतलब है उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए या लाइफ टाइम कंजम्पशन उसकी लाइफ टाइम इक्वल के इनकम के इक्वल हो जाए। अब एक इक्वेशन आपने याद रखनी है। वो इक्वेशन क्या है? एन एल मल्टीप्लाई बाय सी, ये इक्वल है डब्ल्यू एल मल्टीप्लाई बाय वाई एल। दिस इक्वेशन स्टेट्स क्या है? पर ईयर कंजम्पशन, पर एनम कंजम्पशन कहते हैं। डब्ल्यू एल वर्किंग लाइफ और वाई एल क्या है? लेबर इनकम, इनकम ऑफ इंडिविजुअल इनकम पर ईयर कह देते, पर ईयर इनकम। अब ये लाइफ टाइम कंजम्पशन लाइफ टाइम इनकम के इक्वल कैसे है? अब ये समझ ले जरा। ये तो हो गई एन एल उसके नंबर ऑफ लिविंग ईयर, टोटल उसकी लाइफ, और ये हो गई सी उसकी एक साल की कंजम्पशन। तो पर ईयर कंजम्पशन को टोटल लाइफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लाइफ टाइम कंजम्पशन नहीं हो गई? एन एल मल्टीप्लाई सी लाइफ टाइम कंजम्पशन है। इसी तरह डब्ल्यू एल उसकी वर्किंग लाइफ, सारी जिंदगी जितनी जिंदगी उसने काम किया ये वो वाली लाइफ है। नंबर ऑफ लिविंग ईयर्स और होते हैं, वर्किंग लाइफ और होती है। और वाई एल उसकी एक साल की कमाई, तो एक साल की कमाई को उसकी वर्किंग लाइफ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये लाइफ टाइम इनकम ना हुई? तो ये लाइफ टाइम इनकम है। तो लाइफ टाइम इनकम लाइफ टाइम कंजम्पशन के इक्वल है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, अब लाइफ टाइम इनकम लाइफ टाइम कंजम्पशन के अगर तो इक्वल है, हमने ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजम्पशन निकालनी हो तो ये एन एन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। डिवाइड। तो यही इधर मैं लिख रहा हूं, हेडिंग दे दे ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजम्पशन। सी बराबर है वाई एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू एल ओवर एन एल। ठीक हो गया? या आप डब्ल्यू एल ओवर एन एल पहले भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू एल ओवर एन एल मल्टीप्लाई वाई एल। यही बचा ना? ये डब्ल्यू एल ओवर एन एल ये क्या है? ये वो पोर्शन है जितना उसने कंज्यूम करना है अपनी इनकम का। अब डब्ल्यू एल की वैल्यू अगर 0.7 है तो इसका मतलब है
हर साल अपनी इनकम का 70% कंज्यूम करे तो ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजम्पशन हासिल होगी। इसकी वैल्यू 0.6 हुई तो इसका मतलब है कि हर साल इसे 60% खर्च करना चाहिए अपनी इनकम का, तो ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजम्पशन वो उसे मिल जाएगी। न्यूमेरिकल कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। फर्ज करें लेट एक शख्स जिसकी टोटल एज 80 साल है। अब ये जरा बात ध्यान से समझ लें, टोटल एज उसकी 80 साल है, उसने कमाना 20 साल की उम्र में स्टार्ट किया, तो एन एल उसका, ये थ्योरी ये कहती है कि इक्वल टू 60 होगा। अर्ली लाइफ उसकी, वो लाइफ जिस जिस लाइफ में वो पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, कमा कुछ नहीं रहा, वो ईयर्स आपने निकाल देने हैं। निकालने के बाद जो बकाया लाइफ टोटल बचेगी वो एनएल आपने काउंट करना है। इसी तरह उर्दू में लिख लें, एक शख्स जिसकी टोटल उम्र 80 साल है और उसने 20 साल की उम्र में कमाना स्टार्ट किया, तो एनएल उसका इक्वल टू 60 होगा, 80 - 20। A person who further suppose that he retires at the age of 65, so his working life, जिसे WL कहते हैं। हाँ जी, कौन बताएगा ये कितने हैं? एग्जैक्टली 45 ईयर्स होगी। If per year income is 1 lakh, then YL इक्वल हो गया 1 लाख। NL भी हमारे सामने आ गया, WL भी आ गया, YL भी आ गया। इनकी वैल्यूज आप पुट कर दें इस इक्वेशन में, जी पुटिंग द वैल्यूज इन ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजम्पशन। ई उसका निकलाया, WL था 45/60 मल्टीप्लाई बाय, अब 45/60 करें जरा, क्या आंसर आता है? ये बन गया 75,075 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। इसका मतलब वो जितने भी कमा रहा है उसका 75% अगर हर साल खर्च करता जाए और 25% बचाता जाए, उसे ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजम्पशन हासिल हो जाएगा। 1 लाख कमा रहा है तो 75,000 खर्च करता जाए और 25,000 बचाता जाए, तो उसकी लाइफ टाइम इनकम लाइफ टाइम कंजम्पशन के इक्वल। यहाँ तक कहानी समझ है? तो लाइफ टाइम इनकम कितनी हुई बोला? 45 लाख। 45 लाख। जी जी। और लाइफ टाइम कंजम्पशन ये कितनी हुई? ये भी तो 45 लाख होनी चाहिए। अब सी उसका, सी मल्टीप्लाई एन एल, ये करेंगे तो लाइफ टाइम कंजम्पशन आएगी ना। सी है उसका 75,000 मल्टीप्लाई एन एल है 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करें जरा, तो इसका मतलब लाइफ टाइम इनकम लाइफ टाइम कंजम्पशन के इक्वल हो गई। तो इस थ्योरी ने हमें ये सिखा दिया कि किस तरीके से आपने इक्वेशन बनानी है ताकि आपको पता चले कि आपने हर साल कितना खर्च करना है, कितना बचाना है। रिटायरमेंट की एज के बाद आपको किसी के सामने भीख ना मांगनी पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े। इस थ्योरी के बनाने का मकसद यही है। अब लाइफ टाइम डिस सेविंग उसकी कितनी है, मैं जरा आपको इसका भी आइडिया दे दूं। लाइफ टाइम डिस सेविंग, डिस सेविंग बोलते हैं रिटायरमेंट की एज के बाद जो उसने खर्चा करना है। 65 की उम्र में रिटायर हो गया, 80 साल तक जिंदा रहा, तो इसका मतलब है ओल्ड एज लाइफ उसकी 15 साल है। तो 15 साल उसने कमाना नहीं है, सिर्फ खर्चा ही करना है, तो ये लाइफ टाइम डिस सेविंग की ना हुई। भाई हर साल 75,000 उसने खर्चा करना है, 15 साल तक उसने कमाया नहीं बल्कि 75,000 खर्चा किया, तो ये इनको जरूर दें जरा 75,000 को 15 से, ताकि पता तो चले जरा रिटायरमेंट के बाद वो टोटल कंजम्पशन कितनी कर रहा है। 11,25,000 रिटायरमेंट के बाद का उसका खर्चा है, अपने टोटल लाइफ टाइम उसकी कंजम्पशन है। तो ये डी सेविंग है। अब उसने अपने अच्छे दिनों में 11,25,000 बचाया होगा तो रिटायरमेंट के बाद सर्वाइव करेगा ना। तो लाइफ टाइम सेविंग भी उसकी इतनी ही होगी। आप चेक कर सकते हैं लाइफ टाइम सेविंग। 1 साल की सेविंग कितनी है भला? 25,000। भाई 1 लाख में से 75 खर्च करता जा रहा है, सीधा सीधा फार्मूला। मैंने तो वर्डिंग इतनी आसान रखी है ताकि आसानी से समझ आ जाए। हर साल 25,000 बचा रहा है ना, जी तो इसने मुसलसल 45 साल तक बचाना है। वर्किंग लाइफ इसकी 45 है, तो इन दोनों को जरा दें जरा, ये 11,25,000 ही बनेगा। जी सर, इतना ही है।
तो लाइफ टाइम डिस सेविंग के इक्वल है। अब लास्ट में इसका ग्राफ समझ लें जरा, उसके बाद बुक से इसको तैयार करके आए, जहां से ना समझ लगे मुझे बता दीजिएगा। ये देखें जी, यहाँ पे टाइम, यहाँ उसकी लाइफ जा रही है, और यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन जा रही है। कंजम्पशन, इनकम दोनों। कंजम्पशन तो हो गई ये, इनकम हो गई उसकी ये, और ये उसकी जिंदगी के 20 साल जब उसने कमाना स्टार्ट किया, ये उसकी अर्ली लाइफ है, चाइल्डहुड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? और मिडिल एज, ये सारी मिडिल एज है, 20 से 65, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता, ये उसकी मिडिल एज। और ये उसकी ओल्ड एज है 65 के बाद, जो कि चलेगी 80 साल तक। ये यहाँ पे आके 80, यहाँ ये सारा पोर्शन उसकी सेविंग है, लाइफ टाइम सेविंग। ये सारा पोर्शन उसकी डिस सेविंग है, जो कि हमने निकाली है अभी। 11,25,000 ये है, और ये भी 11,25,000 है। ये पहले 20 साल ये आप उसकी जिंदगी से निकाल दें, क्योंकि ये पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। ये कहानी है जी, इसको आप बुक से करके आए, जहां से ना समझ लगे मुझे बताइएगा, कल उसको मजीद एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है जी। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, यहाँ से आपने स्टार्ट की थी कहानी, और ये सारी आपने इक्वेशंस निकाल ली थी, और ये नीचे एग्जांपल एक न्यूमेरिकल है। इन न्यूमेरिकल एग्जांपल में ये इन्होंने अपनी वर्किंग के हिसाब से ये वैल्यूज ली हुई हैं, तो ये वाली कर लें, या कल जो मैंने करवाई है आपको वो कर लें, जो आपको आसान लगे। ये आगे जो डायग्राम है, ये है सेविंग एंड डिसेविंग, ये भी मैंने वैसे आपको कल करवा दिया था। डायग्राम इन्होंने ये एसेट्स के साथ बनाई हुई है। मैंने कल जो डायग्राम बनाई थी वो दूसरे तरीके से थी। ये इसके नीचे जो एसेट्स हैं, इसका रोल इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, और इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ दे देता हूँ। इसमें समझाने की क्या कोशिश की हुई है, हमने ये सीखा कि लाइफ टाइम इनकम को देखते हुए कोई भी शख्स अपनी लाइफ टाइम कंजम्पशन को एडजस्ट करता है। एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजम्पशन वो सेट करता है, जिसे वो हर साल कंज्यूम करता है, और उसकी लाइफ टाइम इनकम लाइफ टाइम कंजम्पशन के इक्वल हो जाती है। कल यही किया हमने। इसमें कुछ एडिशन भी है। कल वाली थ्योरी में हमने ये फर्ज किया कि एक शख्स, उसको अबाव अजदाद ने कुछ भी नहीं दिया, और वो जीरो इनकम लेके पैदा हुआ है, उसको एसेट के तौर पे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अगर उसके फोर फादर्स ने, उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कुछ एसेट्स वगैरह छोड़े हैं, कोई बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी छोड़ी है, इस केस में क्या होगा, उस एसेट्स के साथ अपने लाइफ टाइम इनकम को अटैच करेगा। ये दोनों चीजें मिला के उसकी लाइफ टाइम इनकम बनेगी। इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए फिर वो लाइफ टाइम कंजम्पशन करेगा, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा ना। लाइफ उसका पर ईयर कंजम्पशन की रेशियो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब इसमें एसेट भी ऐड हो गए हैं। समझ लग गई बात? सिर्फ यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और नीचे इंट्रोडक्शन टू वेल्थ इन द मॉडल, ये वेल्थ को इंट्रोड्यूस इन्होंने करवा दिया है। किसी के पास कोई और लॉटरी शाटरी निकल आई, या कोई विंडफॉल गेन किसी को हासिल हो गया, तो उस सूरत में क्या होगा, ये नीचे उसका जिक्र किया हुआ है। बहरहाल आपने ये इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्थ ये भी काट देना है, एसेट्स ये भी काट देना है। एसेट से ऊपर ऊपर तक आपने काम करके आना है, और एंड पे इसका क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म इसका लाजमी करना है। इस क्रिटिसिज्म में आपने यही बातें बतानी है कि कोई भी शख्स अपनी लाइफ का आइडिया कैसे लगा सकता है, जिंदगी में अल्लाह के हाथ में है। तो ये थ्योरी वाले कहते हैं कि पूरी लाइफ की इनकम इतनी होगी और कंजम्पशन इतनी होगी, क्या गारंटी है कि अगले साल या अगले महीने किसी ने जिंदा रहना है कि नहीं रहना। इस तरह की जितनी भी आपके माइंड में कोई बातें हैं कि इसको क्रिटिसिज्म में आप डाल देंगे ना। सबसे पहले लिखा हुआ है, इन द थ्योरी इट हैज बीन टोल्ड दैट थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ द लेबर इनकम रिमेन सेम। तो लेबर इनकम हमने फर्ज किया थ्रू आउट द लाइफ सेम रहती है, लेकिन सेम नहीं रहती, कभी ज्यादा कभी कम होती है। ऐसा ही है। हाँ, तो इसने कहा है कि चेंज नहीं होती, बट इट इज नॉट सो, एज बिकॉज ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस और चेंज ऑफ प्रोफेशन द लेबर इनकम में चेंज ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इन द थ्योरी इट हैज बीन स्टेटेड दैट इवन आफ्टर रिटायरमेंट द एक्सपेंडिचर्स ऑफ अर्नर्स रिमेन सेम। एक्सपेंडिचर्स वो भी सेम नहीं रहते। यहाँ पे हमने ये वर्ड किया कि कंजम्पशन भी सेम रहेगी, हालांकि कंजम्पशन भी नहीं सेम रहती, इनकम भी नहीं सेम रहती। दो पॉइंट। नंबर 3 पे ये कहता है, दिस थ्योरी इज आल्सो द थ्योरी ऑफ सेविंग इन एडिशन टू कंजम्पशन थ्योरी। एज अ रिजल्ट द अर्नर्स में अर्न इवन इंटरेस्ट अगेंस्ट देयर सेविंग, बट इन द थ्योरी ऐसे इंटरेस्ट रेट की अर्निंग का कोई जिक्र ही नहीं किया। इंटरेस्ट रेट, उसका क्या रोल बीच में होना चाहिए था, यहाँ पे हमने सीखा कि हर साल एक शख्स कुछ ना कुछ बचत कर रहा है, तो बचत अगर वो करेगा तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
मिलेगा? ये सेविंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ ले। जब कभी भी सेविंग का वर्ड आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ना है या सुनना है, आपने समझ आना है ये बैंक में सेविंग की बात की जा रही है। एक वो सेविंग है जो घर में हम अपने पास पैसा बचा बचा के रखते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स उसे सेविंग नहीं मानती, वो होर्डिंग है। तो सेविंग का मतलब जो बैंक में आपने पैसा रखवाया वही सेविंग है। तो अगर हम थ्योरी में ये मान रहे हैं कि एक शख्स जिसकी लाख रुपए इनकम है 75,000 खर्च कर रहा है, 25,000 सेव कर रहा है, मतलब वो बैंक में रखवा रहा है। अगर तो बैंक में रखवा रहा है तो फिर उसका सेविंग अकाउंट उसको हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी तो दे रहा है। उस इंटरेस्ट को इन्होंने अपनी थ्योरी में टोटली निगलेक्ट किया है, उसका रोल भी फिर होना चाहिए। एक तो क्रिटिसिज्म में ये बताया। और नंबर चौथे पे आप ये लिख सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कौन सी है और लाइफ की मेजरमेंट नहीं की जा सकती, जो भी मैंने आपको शुरू में बता दिया है। तो कोई कैसे अपनी लाइफ को मेजर करके इनकम और कंजम्पशन निकाल सकता है, समझे बात? जी। ये हो गए मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको कल करवाऊंगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मल्टीप्लायर के बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश। दो क्वेश्चन देता होता है अक्सर ये वाला चैप्टर, एक तो कंफर्म इसमें से आ ही जाना है, ये तो आप भूल जाएंगे इसमें से एक क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। ये जी टाइम पीरियड, उसकी लाइफ, तो यहाँ पे इनकम एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन उसकी ये कर्व होती है, नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। ये थ्योरी वाले भी यही मानते हैं, कंजम्पशन का नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इनकम वो इस पैटर्न से जाती है। और कंजम्पशन और इनकम दो जगह से इंटरसेक्ट कर रही है। एक ये स्टेज 1 बन गई, ये स्टेज 2 और इसके आगे स्टेज 3। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अब पूरी लाइफ को तीन स्टेजेस में डिवाइड करती है ये थ्योरी। सबसे पहली स्टेज, इसे अर्ली लाइफ या चाइल्डहुड। चाइल्डहुड किसे कहते हैं बोला? बचपन। बचपन, बचपना। बचपना है अलग वैसे, साढ़े चौबीस कई लोग का जो होगा। चाइल्डहुड के बाद ये है मिडल एज। बचपना वैसे रहना ही चाहिए हर शख्स में। और ये है ओल्ड एज। तो हमने ये कल अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये फर्ज किया था 20 साल की उम्र में उसने कमाना शुरू किया तो उसकी मिडिल एज स्टार्ट हो जाती है। 65 साल की उम्र में वो रिटायर हुआ तो उसकी 65 के बाद ओल्ड एज स्टार्ट हो गई। और 80 साल तक उसका टोटल लाइफ टेन्योर। ये आ गई जी डायग्राम। ये पोर्शन, ये वाला, ये उसकी लाइफ टाइम सेविंग है। और ये पोर्शन उसकी लाइफ टाइम डिस सेविंग है। सेविंग है, अब रिटायरमेंट के बाद वो इनकम तो उसकी है ही नहीं, सिर्फ खर्चा ही खर्चा है, तो वो उसकी डिस सेविंग है। तो ये जो सर अब हमने, मेरी उर्दू में है, तो सपोज क्या वो पेपर के अंदर उर्दू मीडियम वाला लड़का जो है ये डायग्राम इंग्लिश में बना दे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसको नंबर नंबर मिलेंगे जो क्रॉस हो जाएगा? नहीं क्रॉस क्यों होगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहेगा कि चलो बंदा एफिशिएंसी मार रहा है, इंग्लिश आती है इसको, तो इंग्लिश में आप लिखेंगे तो बल्कि अच्छी बात है, बीच में इंग्लिश के वर्ड मिक्स करके लिखे। सही। सर तो ये जो हमने सर वैसे किस में ज्यादा नंबर मिलते हैं अक्सर, इंग्लिश मीडियम में या उर्दू मीडियम में? इंग्लिश में असल में क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा हो जाती है, वही अगर आप उर्दू में लिखें तो वो ऐसे शुक्र हुआ वो आपका 2-2.5 पेजेस पे आता है। उतना स्टफ इंग्लिश में लिखते हैं तो वो 4 पेजेस पे चला जाता है। तो देखने में ये लगता है कि इंग्लिश में लिखा ज्यादा हुआ है, क्योंकि एक वर्ड के स्कैटरनेस इंग्लिश की ज्यादा है, उर्दू की कम है। और इसका इतना इम्पैक्ट कोई नहीं है। आपका फॉन्ट उर्दू में अच्छा है तो उर्दू में करें, इंग्लिश में अच्छा है तो इंग्लिश में करें। असल में प्रेजेंटेशन देख के पहला गेस्चर ये जाता है कि इसको तैयार है काम कि नहीं तैयार, वो प्रेजेंटेशन देख के पता चल जाता है, राइटिंग देख के पता चल जाता है। तो माइंड में एक स्केच बैठ जाता है, अच्छा यार इतनी प्यारी राइटिंग है, इसने लिखा भी अंदर कुछ लाजमी होगा, तैयार भी किया ही होगा। तो बस बाद में अंदर जब चेक करते हैं उसको थोड़ा सा रीड करते हैं, क्वेश्चन के मुताबिक स्टफ उसे लिखा नजर आ जाता है, तो पूरा क्वेश्चन ही वो पढ़ते हैं, सारा टिक लगा देते हैं रैंडमली। सैम्पलिंग, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, बीच में से एक सैंपल सिलेक्ट करते हैं, आपने 5 पैराग्राफ लिखे हैं उसमें से कोई एक पैराग्राफ उसने पढ़ लिया, उसको आइडिया हो जाता है अच्छा अभी इसने आगे भी काम सारा ठीक लिखा होगा। अगर उसको ये लगे कि बोंगियां मारी हुई हैं, फिर वो दूसरा पैराग्राफ भी पढ़ेगा रैंडमली, वो भी उसको लगे बोंगियां, फिर वो तीसरा पढ़ेगा, अगर तीनों में बोंगियां फिर क्रॉस लाएगा। तो इस तरह से वर्किंग होती है। आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में करें, उर्दू अच्छी है तो उर्दू में करें, इसका
वो मार्क्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पर कैपिटा इनकम एक शख्स की नहीं होती। पर कैपिटा इनकम का जब भी आप नाम सुने, ये पूरी इकोनॉमी की होती है, पूरे मुल्क की होती है। तो वो फीकस औसत आमदनी होती है पूरी पॉपुलेशन को। आपकी टोटल जितनी भी नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम को पॉपुलेशन पे वो डिवाइड कर देते हैं, तो फीकस आमदनी आ जाती है। वो होती है पर कैपिटा इनकम। एक शख्स की जो इनकम है वो इंडिविजुअल इनकम हो सकती है, इसी तरह वो इंडिविजुअल कंजम्पशन है। पर कैपिटा कंजम्पशन या इनकम, ये इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात है।